नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे बंगाल के जो प्रशासन में कुछ आगामी जो घटनाएं हुई जिनका कि एक बहुत बड़ा जो प्रभाव रहा भारतीय इतिहास पर वो पड़ा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बंगाल के प्रशासन की, बंगाल के नवाबों की और नवाबों का जो क्रम रहा, तो उस हिसाब से किस क्रम के नवाब कौन कौन से रहे उन सब पर हम लोगों ने बात कर ली। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने सिराजुद्दौला से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा, अलीनगर की संधि पढ़ी वहां पर, और अलीनगर की संधि से पूर्व की कुछ घटनाओं को हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि कालकोठरी की घटना। तो ये आदि जितने भी चर्चे थे उन पर हम लोगों ने वहां पर बात की थी। तो ऐसे मित्र जो कि इस वीडियो को देख रहे हो और पिछले वीडियो को उन्होंने नहीं देखा हो, तो बंगाल के प्रशासन को बहुत ही आसानी से उस वीडियो में समझाया गया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। चैनल में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट पड़ी है वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज उसका एक जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। दोस्तों, यहां पर हम लोग आगे आज बात करेंगे कि वास्तव में फिर आगे प्लासी युद्ध, जो आज के पूरे लेक्चर का अगर एक तरह से देख लिया जाए कि जो टॉपिक है वो क्या होगा, तो प्लासी का युद्ध और साथ ही साथ बक्सर का युद्ध और दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन। तो ये आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला जो समय है एक अलग गौरव गाथा जो है वो लिखेगा ब्रिटिश इतिहास की भारत में, और बंगाल का उसमें क्या रोल होता है उन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि लेक्चर का जो पूरा जो पीडीएफ होता है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अभी भी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वहां पर जाके ज्वाइन कर लेंगे। करंट अफेयर्स, बेसिक और मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी टॉपिक चल रहे हैं चैनल पर, सारे जो पीडीएफ हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ क्या हुआ। दोस्तों, अगर बात हम लोग प्लासी युद्ध की करें तो प्लासी युद्ध कोई एक समय की घटना का परिणाम नहीं है। तो इस घटना के पीछे क्या क्या बातें हुई, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, सब कुछ यथावत हो गया जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई। और दोस्तों, अलीनगर की संधि के फलस्वरूप हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे अंग्रेजों के वो काफी हद तक सीमित हो गए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। और इस दौरान अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स जो व्यापारी थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं और अपनी संभावनाओं को पूरा करने के लिए फिर से उसी ढर्रे पर वापस आ गई थी जो पिछली जो बातें थी जिनको लेकर के उनको मना किया गया। दोस्तों, काफी हद तक अगर हम लोग देखें बंगाल का जो इतिहास है वो यहाँ पर इर्द गिर्द घूमता है, जो कि आगे तय करेगा कि भारत में क्या कुछ होने वाला है और अंग्रेज किस तरह से भारतीय प्रशासन को धीरे धीरे फिर अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद एक बड़ी ताकत के रूप में, बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे। दोस्तों, काफी हद तक अगर देखा जाए तो बंगाल में शुरुआत से, जैसे हम लोगों ने बात की मुर्शीद कुली खां के शासनकाल से, तो मुर्शीद कुली खां एक शुरुआती अगर महत्वाकांक्षा को देखें तो बंगाल में जब से उसने प्रशासन संभाला, यानी अगर हम लोग बात करें सीधा सा 1707 के बाद, तो अगर 1707 से 1717 के क्रम को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो क्योंकि काफी ज्यादा जो महत्वाकांक्षाएं थी वहां पर बंगाल की वो सिद्ध होती हैं, तो 1713 में उसने अपने आप को एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला नवाब घोषित किया था, स्वतंत्र अस्तित्व वाला शासक घोषित किया था। और काफी हद तक देखा जाए तो बंगाल को उसने अपने तरीके से एक जो प्रशासनिक और व्यापारिक जो सारी गतिविधियां हैं उनको अपने तरीके से उसने चलाना शुरू किया। इस क्रम में हम लोग ये पाते हैं कि मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में अगर हम लोग देखें तो व्यापारिक गतिविधियों से लेकर के सभी प्रकार की जो गतिविधियां थी नियंत्रण में थी। यहां तक कि इतना भी कहा गया कि कुछ जो छिटपुट जो विद्रोह थे मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में, अगर उन विद्रोहों को हम लोग देखें तो 3 विद्रोहों का वर्णन आता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे सीधी तरह से यहां पर बना दिया जाए कि मुर्शीद कुली खां की शुरुआत से भी हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा, मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में कुल कितने विद्रोह हुए, तो हमको याद रखना है कुल 3 विद्रोह हुए। अब दोस्तों विद्रोहों की बात करेगा तो पहला विद्रोह हुआ सीताराम राय, नारायण राय और गुलाम मोहम्मद के संदर्भ में। तो सीताराम और नारायण राय और गुलाम मोहम्मद, इन्होंने संयुक्त रूप से मुर्शीद कुली खां के प्रशासन का विरोध किया। तो एक पहले विद्रोह के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। जबकि दूसरा विद्रोह अगर हम लोग देखें
तो सुजात खां के नेतृत्व में हुआ, सुजात खां के नेतृत्व में हुआ। और तीसरा विद्रोह की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो वो नजात खां के नेतृत्व में हुआ। लेकिन दोस्तों ये जो तीनों विद्रोह थे, ये यहां पर मुर्शीद कुली खां की कार्यकुशलता को भी ये सिद्ध करते हैं, क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ इन सभी विद्रोहों को इसने दमन किया। तो यहां से प्रश्न आपको याद रखना है कि मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में कुल 3 विद्रोह हुए। अब दोस्तों अगर आगे के संदर्भ में हम लोग देखें तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब वास्तविक रूप से बंगाल के जो नवाब थे, उनको बंगाल की जो सत्ता थी उसको मजबूत करने का दौर अगर देखा जाए शुरू करना था, तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफी हद तक जो नियंत्रण था सैन्य ताकत पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वो इस बात पर भी आश्वस्त थे कि ब्रिटिशर्स व्यापार करने के लिए हैं और भला एक व्यापारी हमारा क्या करेगा, तो इस बात पर भी वो कह सकते हैं कि एक तरह से आश्वस्त थे। लेकिन दोस्तों मुर्शीद कुली खां के बारे में यह कहा जाता है कि सैन्य नियंत्रण को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति ही मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में उसने नहीं हासिल की थी। जिससे अगर हम लोग बात करें तो 2000 के लगभग उसके पास घुड़सवार सैनिक थे और लगभग 4000 जो पैदल सेना थी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सैन्य नियंत्रण जो लागू करना चाहिए था, यानी हम लोग अगर बात करें कि शुरुआत से अगर ध्यान दिया जाता है यहां पर, तो काफी हद तक जो ब्रिटिशर्स की जो मनमानी हुई वो ना होने पाती। तो मुर्शीद कुली खां ने सैन्य नियंत्रण पर भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आने वाले शासकों में अगर हम लोग अलीवर्दी खां की जैसे बात करें तो अलीवर्दी खां ने भी वही गलतियां की और फिर आने वाले समय में सिराजुद्दौला ने भी वही गलतियां की। तो लगातार ये क्रम हम लोगों ने देखे। अच्छा दोस्तों, कारण क्या होता है कि जैसे ही इधर अगर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े, यानी 1756 तक हम लोग चलें, तो दोस्तों सिराजुद्दौला ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। फोर्ट विलियम को उसने जीत लिया, कोलकाता और कासिम बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 20 जून 1756 को हम लोगों ने बात की थी वहां पर। इसके बाद जैसे ही क्लाइव के साथ उसने संधि की तो पुनः जो कोलकाता का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स को मिल गया। अब इसके बाद धीरे धीरे जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो बढ़ने लगी, यानी नवाब के विरुद्ध जो साजिशें थी वो फिर से चलने लगी। अच्छा, इसी बीच जो जिक्र मिलता है कि सिराजुद्दौला के साथ के ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने की एक अहम भूमिका निभाई ब्रिटिशर्स को उनके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। दोस्तों अगर हम लोग इसमें बात करें कि ऐसे लोग कौन कौन थे, तो देखा जाए तो यहाँ पर आंतरिक जो विरोध था वो मीर जाफर, जो कि उस समय सिराजुद्दौला के शासनकाल के समय अगर हम लोग बात करें तो ये इसका प्रसिद्ध सेनापति और ये मीर बख्शी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, यहाँ पर मीर जाफर रहा। और दोस्तों इस षड्यंत्र में अगर दूसरे व्यक्ति की हम लोग बात करें तो मानिक चंद का नाम आप जानते हैं। मानिक चंद जो कि कलकत्ता का एक अधिकारी रहा, कलकत्ता का एक अधिकारी रहा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो अमीर चंद जो कि स्थानीय तौर पर बंगाल में एक धनाढ्य व्यापारी रहा, ये भी इसमें शामिल रहा। और दोस्तों जगत सेठ का भी नाम यहां पर आता है। ठीक है दोस्तों, जगत सेठ जो कि एक प्रसिद्ध बैंकर था। अब बैंकर का मतलब यहां पर एक ऐसा साहूकार जो धन को लेकर के दूसरे व्यक्तियों को कर्ज आदि जो है देता था, तो एक प्रसिद्ध बैंकर के रूप में था जगत सेठ। और इसमें एक नाम आता है दोस्तों खादिम खान। तो अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे यहां पर खादिम खान को, तो बंगाल में जो नवाब की सेना थी, अब नवाब की सेना का मतलब यहां पर सीधे तौर पर आराम से समझिए आप, सिराजुद्दौला की सेना से था। तो खादिम खान सिराजुद्दौला की सेना में एक सैन्य अधिकारी था, या यह कह लीजिए कि खादिम खान एक सैन्य अधिकारी के साथ साथ एक बड़ी सेना जो थी, जो सिराजुद्दौला की जो मुख्य सेना थी उसमें इसका एक वर्चस्व भी था। तो ये 5 लोग जो थे इन्होंने आपसी स्वार्थ के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। तो इस क्रम में अब यही चीज यहां पर कह सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला जो कि पूरे नियंत्रण के साथ अब दोबारा अलीनगर की संधि के बाद बंगाल पर शासन करना चाह रहा था, या शासन उसका लगातार चल रहा था। कंपनी ने फायदा उठाया इन लोगों के साथ और मीर जाफर को लालच दिया उसने बंगाल की सत्ता का। तो इस तरह से देखा जाए तो अपने जो नियम थे किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने लगातार जो मांगे थी वो नवाब के विरुद्ध वो बढ़ाने लगे। अब इन सब का रिजल्ट ये रहा दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन जो हमने आपको बताया इनके नाम थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन बनते नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि यहाँ किस व्यक्ति की यहाँ पर क्या भूमिका थी।
तो ये 5 ऐसे व्यक्ति लिखे गए हैं जिनको हम लोग भारतीय इतिहास में गद्दार के रूप में भी कह सकते हैं, तो जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ फरेब किया, धोखा किया। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब मनमाने ढंग से जो नियम थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो लागू ना हो पाए, तो उसको लेकर के फिर युद्ध की स्थिति आ बनी। क्योंकि दोस्तों बंगाल में सिराजुद्दौला एक अत्यंत, हम लोग देखें अगर सिराजुद्दौला को, तो एक जोशीले शासक के रूप में भी यहां पर रहा और त्वरित निर्णय करने वाला शासक भी इसको कहा जाता है, अपने दादा की ही भांति। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलकाता और चंद्रनगर का जो क्षेत्र था जहां पर बस्तियां बनाने से रोका गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, और उसके पहले भी अलीवर्दी के द्वारा, तो वही कार्य यहां पर पुनः अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। इन सब का रिजल्ट यह हुआ क्योंकि दोस्तों एक कहावत आप जानते हैं कि एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो बंगाल में कंपनी का जो वर्चस्व था वो लगातार बढ़ रहा था, उनकी मांगे जो थी जो लगातार बढ़ रही थी, तो इन सब को लेकर के अंततः युद्ध की स्थिति आती है। और दोस्त 23 जून 1757, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखना है। 23 जून 1757 ये वो समय है जब बंगाल और कंपनी की जो सेनाएं थी वो प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी कहां पर दोस्तों? बंगाल, आज के हिसाब से पश्चिम बंगाल, बंगाल में आमने सामने थी। और दोस्तों प्लासी को अगर हम लोग देखें तो ये मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील की दूरी पर है। मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां के द्वारा हमने आपको पीछे बताया राजधानी बनाया गया मुर्शिदाबाद में, तो मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील की दूरी पर है ये प्लासी। तो प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को सेनाएं एकत्रित हुई। और इन सेनाओं की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो एक तरफ हमको याद रखना है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को, और दूसरी तरफ कंपनी को। कंपनी का मतलब यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ठीक है दोस्तों, तो अब सिराजुद्दौला, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों की पहले ही साठगांठ हो चुकी थी मीर जाफर, मानिकचंद, अमीचंद जगत सेठ और खादिम खां से, तो मीर जाफर ने आश्वस्त किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अगर आप हमको बंगाल का शासक घोषित करेंगे, हम बंगाल की गद्दी पर बैठेंगे, तो बदले में हम आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों सहायता का रिजल्ट यहां पर यह रहा कि मीर जाफर नाम मात्र के लिए सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा और वो पूरी तरह से अंग्रेजों का फेवर करता रहा। इन सब के बावजूद जो है सिराजुद्दौला, जिसने कि आखिरी समय तक बड़े ही साहस के साथ कंपनी की जो सेना थी उसको रोकने का कार्य किया, लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पर देखें कि नवाब की सेना कमजोर पड़ी, तो फिर अंततः सिराजुद्दौला को मैदान छोड़ना पड़ा। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मीर जाफर का ही पुत्र मीरान, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इस तरह से प्लासी का जो युद्ध रहा दोस्तों, इसने एक नया इतिहास भारत में लिखा। किस प्रकार से, कैसे ये दूरगामी रिजल्ट इसका होता है, उसको हम एक एक करके समझते हैं। और यहां तक कि कहा गया कि जैसे ही प्लासी के युद्ध में कंपनी की विजय होती है, तो बंगाल में जो पहला एक शुरुआत जो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की, उसकी यहां पर नींव पड़ जाती है। और दोस्तों बंगाल के स्थानीय कवि नवीन चंद्र सेन जी कहते हैं कि भारत के लिए शाश्वत जो दुख की काली रात थी वो प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू होती है। तो दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो प्लासी युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध रहा। अब इस ऐतिहासिक युद्ध को जीतने के साथ ही, जैसा कि कंपनी ने वादा किया था कि मीर जाफर को सत्ता सौंप दी जाए, तो हमको यहाँ पर प्लासी युद्ध थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे के घटनाक्रम को जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मीर जाफर को सत्ता सौंप दी गई, और सत्ता सौंपने के साथ साथ अब क्योंकि जैसे सत्ता मीर जाफर को मिली, तो कंपनी ने कहा कि भाई अब हमने आपको सत्ता सौंप दी है, बदले में हमको क्या मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस प्लासी युद्ध का जो रिजल्ट रहा उस पर क्या क्या फायदे हुए कंपनी को। सबसे पहली चीज यहां पर दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान से समझिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे मुक्त जो व्यापार था उसका अधिकार मिल गया। दोस्तों यहां पर हम लोग मुक्त व्यापार की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। अभी क्वेश्चन इस पे कंफ्यूज न होइएगा, आगे बक्सर के युद्ध के बाद हम लोग जब बात करेंगे तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो अधिकार था, राजस्व वसूलने का अधिकार था, वो मिलेगा। लेकिन प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड यानी मुक्त रूप से व्यापार करने के लिए कह दिया। अच्छा, इसके साथ साथ 24 परगना आप सुनते हैं, 24 परगना जो कि एक बड़ा क्षेत्र था, अभी भी 24 परगना की जो जमींदारी थी वो भी कंपनी को दे दी, यानी 24 परगना की जमींदारी जो थी वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो मीर जाफर जो कि तत्कालीन समय में
बंगाल का नवाब बना कंपनी की मदद से। तो मीर जाफर ने जो शीर्ष स्तर के व्यक्ति थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उनके साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति थे या कह सकते हैं जो अधिकारी थे, इन सबको अलग अलग उपहार भी दिए और बहुत सारा जो राजस्व था वो दिया, और लगभग ये 1,77,00,000 रहा दोस्तों। तो इतनी बड़ी जो राशि थी तत्कालीन समय में वो कंपनी को मिल गई, 1,77,00,000। दोस्तों इतना ही नहीं, कंपनी के अधिकारियों को नगद रूप से भी कुछ पैसे या कह सकते हैं कि उपहार वो दिए गए। अगर व्यक्तिगत तौर पर हम लोग बात करें तो यहां पर उल्लेख मिलता है कि क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपए, और जो इनका एक सैन्य कमांडर था या जो कि उसमें नौसेना कमांडर के रूप में था, जिसको कि हम लोग वाटसन के रूप में जानते हैं दोस्तों, तो वाटसन को लगभग जो है 10 लाख रुपए मिले। यानी मीर जाफर ने, जैसे मीर जाफर को सत्ता मिली, क्योंकि कंपनी ने वादा किया था कि हम आपको सत्ता पे बैठाएंगे, फिर उसके साथ ही उसने क्या किया, खुश करने के लिए कंपनी के अधिकारियों को, ये अलग अलग प्रावधान आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले उसने कंपनी को क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने के लिए कह दिया, छूट दे दी, 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी, 1,77,00,000 जो रुपया है वो दे दिया कंपनी को और उसके अधिकारियों को। व्यक्तिगत रूप से भी उसने खूब धन बांटा, जिसमें क्लाइव को 20 लाख और वाटसन को 10 लाख। इन सब के साथ साथ क्लाइव ने एक अनुमान लगाया कि इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, इस युद्ध की क्षतिपूर्ति तो हम लोग नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के बदले में और हमको क्या मिला, तो उसने एक अनुमान के फलस्वरूप ये बताया कि लगभग 3 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अधिकारियों और कंपनी सबको अगर हम लोग मिला लें तो 3 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को दे दी। तो आप जैसा कि यहां पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूरगामी जो परिणाम रहा, जिसको लेकर के कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जो फायदा है वो यहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो अब मीर जाफर सत्ता में आ गया और जो लालच थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो लगातार बढ़ने लगी। अच्छा, हम लोग अभी यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों 1757 से और 60 तक। मीर जाफर 1757 में बैठेगा और फिर 1760 तक। फिर लगातार, क्योंकि एक व्यापारिक जो स्थिति थी बंगाल में वो भी, उसकी छूट भी मिल गई, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो लगातार एक फ्री व्यापार बिना कोई टैक्स दिए हुए धर का वो चुकाने लगे, और स्थानीय तौर पर जो व्यापारी थे उनकी उपेक्षा होने लगी और उनपे जो टैक्सेस थे वो लगातार लिए जा रहे थे। तो ये जो दुर्व्यवहार लगातार चला किसका, मीर जाफर का, ये आने वाले समय में एक इसका जो रिजल्ट था वो कुछ अलग ही होने वाला था। कैसे दोस्तों, कंपनी अब मनमाने ढंग से यहाँ पर कार्य करने लगी। इस मनमाने ढंग को देखते हुए अंततः जब मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ वास्तव में हमने एक बहुत बड़ी गलती की है कि कंपनी के जो अधिकारी हैं और कंपनी का जो लालच है उसको पूरा करने के चक्कर में हम अपना खजाना जो है वो लगातार लुटाते हुए चल रहे हैं। दोस्तों एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैरेट, ये इतिहासकार हैं, एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैरेट, इनके अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये जो क्रांति हुई थी प्लासी, यहाँ पर जो वॉर हुआ था, तो प्लासी युद्ध के फलस्वरूप एक क्रांति हुई, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस पूरे युद्ध के फलस्वरूप जो सर्वाधिक फायदा है वो कंपनी को मिला, और उन्होंने ये भी लिखा कि किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभकारी खेल समझा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर कंपनी को लाभ हुआ। अब दोस्तों जब मीर जाफर को ये बातें यहां पर लगने लगी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, जो कि आगे कंपनी के अधिकारियों और उनके जो शीर्ष व्यक्ति थे, शीर्ष जो लोग थे, उनको ये बात गवारा नहीं हुई। तो इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाह रही थी कि अब मीर जाफर हमारे शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो इसको गद्दी से हटा दिया जाए। अब दोस्तों बात यहां पर थी अक्टूबर 1760 की, ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 1760 की। तो अक्टूबर 1760 में मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको प्रलोभन दे करके कंपनी ने बंगाल का नवाब घोषित किया। कब? 1760 में, यानी 57 से 60 हम लोग को मीर जाफर याद रखना है। फिर मीर जाफर का ही दामाद था मीर कासिम, जिसको कि अक्टूबर 1760 में कंपनी ने इसको भी लालच दिया। तो इस लालच के फलस्वरूप आकर के मीर कासिम ने यहां पर 1760 में फिर से कंपनी की मदद से बंगाल की सत्ता संभाली।
अब दोस्तों जैसे ही मीर कासिम 1760 में बंगाल की सत्ता पर आसीत हुआ, बंगाल के सिंहासन पर आसीत हुआ, तो इसने क्या किया, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। चटगांव आज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश है, लेकिन यहां पर बंगाल, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन सभी क्षेत्रों की जो जमींदारी है वो कंपनी को सौंप दी। जैसे ही इसको सत्ता मिली, जमींदारी दे दी, और इसके साथ साथ लगभग 29 लाख रुपए इसने फिर से 29 लाख रुपए इसने फिर से कंपनी को दे दिए। और एक और बात यहां पर जो आपसे पूछी जाएगी कि मीर कासिम के द्वारा अब जो राजधानी है मुर्शिदाबाद, जो पहले हुआ करती थी मुर्शिद कुली खां के समय, तो अब मुर्शिदाबाद के स्थान पर इसने राजधानी चेंज कर दिया दोस्तों, और मुर्शिदाबाद के स्थान पर ये लेके चला आया, और पश्चिम की ओर कहां पर, मुंगेर में। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी एक परीक्षा के नजरिए से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो या अधीनस्थ सेवा बोर्ड की या फिर आरआरबी की, अदर जो भी परीक्षा, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कौन सा बंगाल का नवाब था जो लेकर के गया, तो हमको किसको आंसर करना है, मीर कासिम। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया मीर कासिम ने। अब क्योंकि मीर कासिम जो कि भली भांति परिचित हो चुका था कंपनी के खेल से और कंपनी के लोगों से, तो दोस्तों इसने क्या किया कि सबसे पहला जो काम था वो ये सोच रहा था कि जो हमारी सेना का जो आधुनिकीकरण है वो यूरोपीय पद्धति के अनुसार, ब्रिटिश पद्धति के अनुसार है। यूरोप में जैसी सेना होती थी, आधुनिक पूरे जो हथियार होते थे और प्रशिक्षित जो सैनिक होते थे, वो इसने बनाने को सोचा, क्योंकि इसको लग रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है हमको भी फेस करना पड़े कंपनी के इन सब, अगर हम लोग पूर्ति नहीं करेंगे कंपनी के जितने भी उसका लालच, अगर हम उसको भरेंगे नहीं तो फिर हो सकता है वो हम पर भी यही करे जैसा कि मीर जाफर पर किया गया। तो और हुआ भी वैसे ही दोस्तों। तो हुआ क्या, किसने सेना को लेकर के कार्य करना शुरू किया और साथ ही साथ जो स्थानीय क्षेत्रों पर अपनी वास्तविक जो स्थिति थी उसको भी मजबूत करने का धीरे धीरे प्रयास किया। तो दोस्तों 1763 तक, आप ध्यान दीजिएगा, 1763 में जब स्थानीय रूप से नियंत्रण इसने लगाना शुरू कर दिया, किस पर, कंपनी पर, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब नियंत्रण इसने लगाना शुरू कर दिया कि अब इतना ज्यादा जो धन है या इतना ज्यादा जो व्यापार है वो आप यहां पर कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ टैक्सेस वगैरह जब इसने आरोपित करने शुरू कर दिए, तो फिर से एक बार कंपनी ने सोचा कि मीर कासिम अब हमारे कार्य का नहीं रहा, अब हमारे काम का नहीं रहा। तो तुरंत ही फिर से एक बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। और फिर आगे जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं कि मीर कासिम को अब अपदस्थ करने की बारी आ गई थी। फिर से एक बार जो है मीर जाफर एक प्रबल जो दावेदार के रूप में एक, या कह सकते हैं पिट्ठू बादशाह भी, यहां पर हम लोग पिट्ठू शासक भी कह सकते हैं, यानी कंपनी जिसको चाहती है उसको बनाती, ये सारी बातें यहां पर उल्लेख मिलती हैं दोस्तों। बात करें अगर हम लोग 22 अक्टूबर 1764 की, ये समय आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध। बक्सर आज के हिसाब से कहां याद रखेंगे, बिहार में, ठीक है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764, यानी जब मीर कासिम लगातार विरोध करने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो फिर से एक बार युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और मीर कासिम को वहां पर अपदस्थ कर दिया गया और किसी तरह से बच बचाकर मीर कासिम वहां से भागा और इसने हेल्प ली। अब हेल्प की बात करेंगे हम लोग तो सुजाउद्दौला, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से यहां पर दोस्तों, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, आप इनको आराम से समझिए। तो सुजाउद्दौला की अगर हम लोग बात करें तो ये अवध के तत्कालीन नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो थे ये एक मुगल शासक थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हमको याद रखना है, सुजाउद्दौला अवध के शासक, अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, इनके साथ साथ मीर कासिम का एक समझौता हुआ। जब यहां पर पहुंचा तो उसने सारी बातें अपनी बताई कि किस तरह से बंगाल में मनमानी कर रही है कंपनी। तो इसको लेकर के शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य एक समझौता हुआ कि संयुक्त रूप से हम कंपनी का सामना करेंगे। तो दोस्तों एक तरफ थी ये सेना, यानी सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम संयुक्त रूप से, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम लोग से बात यहां पर की जाए, बक्सर के युद्ध के समय जो कंपनी का नेतृत्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों, हेक्टर मुनरो। इसका नाम आपको हर हाल में याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व यहां पर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। जबकि क्वेश्चन आपसे बना देगा
कि बक्सर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो कौन था। ये भी क्वेश्चन यहां पर बनाया जाता है कई बार, तो हमको याद रखना है विंसेंट टार्ट। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, इनको आराम से आप याद रखेंगे। विंसेंट टार्ट यानी नेतृत्व यानी कमांडर यहां पर था कौन, हेक्टर मुनरो, जबकि गवर्नर था कौन, विंसेंट टार्ट। तो दोस्तों हेक्टर मुनरो की कुशलता का कुछ अलग ही नजरिया यहां पर देखने को आपको मिलेगा। बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इनकी संयुक्त जो सेना थी उसको परास्त कर दिया गया। यानी बक्सर का युद्ध जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक जो प्रशासन है, वास्तविक शब्द को समझिएगा दोस्तों, वास्तविक प्रशासन की यहां पर शुरुआत हो जाती है। तो हमको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक जो प्रशासन है भारत में, वो शुरुआत होता है, जो कि कहां से प्रारंभ हो गया था, प्लासी वॉर के बाद से ही। तो जब वास्तविक शब्द जोड़ देगा वहां पर, तब हमको याद किसको रखना है, बक्सर के युद्ध। बक्सर कहां पर है, बिहार में, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, भागा था वहां से, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक, और मीर कासिम, ये संयुक्त रूप से एक साथ थे। जबकि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, और गवर्नर इस समय कौन था दोस्तों, विंसेंट टार्ट। बहुत आसानी से इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों जैसे ही बक्सर के युद्ध जीता यहां पर कंपनी ने, और इस युद्ध के जीतने के साथ ही अब क्योंकि आने वाला जो समय था, पुनः एक बार क्लाइव फिर से भारत में आता है दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए 1765 में। तो दोस्तों यहां पर एक घटना फिर आगे आपको याद रखनी है, इलाहाबाद की संधि। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लाइव जब पुनः भारत आता है तो दोस्तों उसने एक अलग तरीका, एक अलग पद्धति यहां पर फिर से अपनाई, इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि है वो 2 संधि होती है यहां पर। इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पहली संधि जो हुई वो 12 अगस्त 1765 को, जबकि दूसरी संधि जो हुई वो 16 अगस्त 1765 को। और दोस्तों हमको याद रखना है, जो 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई, यानी जिसे हम लोग इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं, वो क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई। ये बात आपको याद रखना है, क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई। जबकि दूसरी संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ अवध के जो शासक, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उनके साथ हुई। तो दोस्तों क्योंकि बक्सर के युद्ध का इसलिए परिणाम यहां पर इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने संयुक्त रूप से एक बड़े नेतृत्व वाली सेना को हराया था। यानी उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी बंगाल का क्षेत्र तो जीत ही लिया था। बंगाल का क्षेत्र जीतने के साथ साथ अब यहां पर अवध भी मोहताज हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके साथ साथ शाह आलम की भी सेना यहां पर हारी, तो शाह आलम को भी यहां पर झुकना पड़ा कंपनी के आगे। अब कंपनी अपने हिसाब से यहां पर चीजों को मैनेज करने वाली थी। तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आपसे यहां पर मैचिंग करने के लिए भी आएगा, क्रम लगाने के लिए भी आएगा, वो उस हिसाब से भी इसको आपको याद रखना है। बक्सर युद्ध के तुरंत बाद 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की पहली संधि शाह आलम और क्लाइव के साथ, फिर दूसरी संधि हमको याद रखना है 16 अगस्त 1765 क्लाइव और सुजाउद्दौला जो कि अवध के शासक थे, इनके साथ हुई। दोस्तों इस पहली संधि के माध्यम से यह कंफर्म कर लिया गया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका जो दीवानी अधिकार है वो अब कंपनी के पास आ जाएगा। यानी जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो अब कंपनी के पास यहां पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ कंपनी ने यह कह दिया कि अवध का जो क्षेत्र है, कड़ा और इलाहाबाद, वो क्षेत्र जो है शाह आलम को सौंप दिया जाए। तो शाह आलम को कंपनी ने जीत करके सुजाउद्दौला से छीन करके कह सकते हैं सौंप दिया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक 26 लाख रुपए की जो निर्धारित राशि है वो कंपनी ने तय कर दी, किसके लिए, शाह आलम के लिए, जिसे हम लोग पेंशन के तौर पर भी मानते हैं। यानी कंपनी ने 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे उनको तय कर दिया। और बदले में क्या मिल रहा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा जो राजस्व राजस्व वसूलने का अधिकार, दीवानी अधिकार कंपनी को मिल रहा था। और कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था जो कि अवध के क्षेत्र में आता था, वो अब शाह आलम के नियंत्रण में आ गया। जबकि दूसरी संधि के माध्यम से दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि किसके साथ हुई, क्लाइव और सुजाउद्दौला के साथ हुई, तो इसके फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति है वो सुजाउद्दौला को देनी पड़ी, किसको, कंपनी को। अब सुजाउद्दौला कंपनी को यहां पर 50 लाख की जो एक मुश्त जो राशि थी 50 लाख रुपए की, वो सौंपा। किसने, सुजाउद्दौला ने, किसको, कंपनी को 50 लाख रुपए। इसको क्षतिपूर्ति के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि एक
यहाँ पर थोपा, क्लाइव के द्वारा थोपा गया कि आप जो है 50 लाख रुपए एक हर्जाना दीजिए युद्ध का। तो सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए कंपनी को एक हर्जाने के फलस्वरूप दिया। साथ ही साथ जो चुनार का दुर्ग है वो भी सौंप दिया। तो इस तरह से दोस्तों इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि हुई, जिसके माध्यम से कंपनी की जो पकड़ थी वो अब पुनः मजबूत हो गई। अब भारत में वास्तविक जो प्रशासन है उसकी यहां पर शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों क्लाइव क्योंकि इसलिए भी जाना गया क्योंकि 1765 से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1765 से 72 तक इसने बंगाल जो कि एक बड़ा क्षेत्र था उस पर द्वैध शासन आरोपित कर दिया। अब ये द्वैध शासन क्या होता है दोस्तों, इसको लगे हाथ आप यहां पर देखते चलिए। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय और शांति जो व्यवस्था है, आंतरिक जो शांति है, न्याय है, और जो फौजदारी व्यवस्था है, इसका जो नियंत्रण है वो अब नवाब के माध्यम से होगा बंगाल में। जबकि राजस्व और प्रशासन और राजस्व वसूलने का जो कार्य है, यानी राजस्व दीवानी हम लोग इसको कह दें, ये कार्य जो है वो कंपनी करेगी। यानी द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। तो न्याय, शांति और फौजदारी स्थानीय तौर पर जो देखना था वो किसको, बंगाल के नवाब को देखना था। और जबकि प्रशासन, राजस्व और दीवानी का जो अधिकार था वो किसको मिल गया, कंपनी को। यानी इसीलिए हम लोग इसको द्वैध शासन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनाएगा कि बंगाल में 1765 में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया, तो किसके द्वारा लगाया गया, क्लाइव के द्वारा लगाया गया। यानी बंगाल अब एक ऐसी कामधेनु की तरह यहां पर उपस्थित होने वाला था ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि दूरगामी या कह सकते हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा मात्रा में एक बड़ी जो राशि है वो बंगाल से मिलने वाली थी। कहा तो यह भी जाता है दोस्तों कि बंगाल के ही खर्च पर मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनका भी खर्च वहां पर निर्धारित कर दिया गया। तो इतना कुछ ज्यादा जो स्थिति थी बंगाल के ही दम पर वो कंपनी को यहां पर लाभान्वित होती है। और दोस्तों बंगाल से मिलने वाला जो ये धन था, उस धन का जो प्रयोग है दूसरे क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने शुरू किया और अपनी सेना को आधुनिक करने में, सेना की शक्ति को बढ़ाने में ये सारा जो कार्य है वो शुरू किया। अब द्वैध शासन आप यहां पर देख रहे हैं कि पूरी जो राजस्व और प्रशासनिक जो जिम्मेदारी थी वो कंपनी को आ गई। तो दोस्तों 1773 में फिर आगे जाकर के वारेन हेस्टिंग इस द्वैध शासन को समाप्त करेगा। लेकिन इस दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था कंपनी ने बंगाल को लूटा, अपाहिज किया। यानी कह सकते हैं बंगाल के जो खून का जो एक एक कतरा है उसको निचोड़ने की भरपूर यहां पर कोशिश की और उसमें सफल भी रहे। द्वैध शासन को दोस्तों, द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य के.एम. पणिक्कर ने कहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएगा कि द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य किसने कहा है, तो हमको याद रखना है के.एम. पणिक्कर ने कहा है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि 1772 तक की जो स्थिति है बंगाल में वो अब पूरी तरह से नियंत्रण में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बंगाल के ही साथ साथ उसमें दूसरे क्षेत्रों का जो प्रशासन था उसके लिए भी वो आगे बढ़ने लगे। और पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ का जो इतिहास है वो इसके आगे के जो घटनाक्रम को यहीं से शुरू करता है। तो दोस्तों आई होप 1756 से लेकर के 1772 तक के जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए होंगे। जो भी कंफ्यूजन हो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट देख करके फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वहां पर आपके जो प्रश्न होंगे उनको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 1772 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद कैसा वारेन हेस्टिंग का रोल कैसा होता है और फिर मराठा प्रशासन दक्षिण में किस तरह से होता है और स्थानीय तौर पर जो राज्य होते हैं उनका प्रशासन कैसे होता है, उन सब की हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले अपने वीडियो के माध्यम से। यहां तक का जो इतिहास है वो कैसा लगा आपको वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और चलने से पहले एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सारी जो पीडीएफ है इससे रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप अलग से परेशान ना होइएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है ढंग से और पीडीएफ पढ़ लेंगे तो एक बार जो सारी चीजें हैं अलग अलग बातें वहां पर मैंने आपको लिख के दी हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इजिली जो कंफ्यूजन है आपको वहां से वो हट जाएगा और फिर क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे तौर पर आप उनको कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों यहां तक की बातें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से और हम लोग आगे बात करेंगे फिर अगले वीडियो में 1772 के बाद की स्थिति को। ऑल द बेस्ट दोस्तों।